हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ दर्शन गोयानी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 15 ट्वेल्थ साइंस बायोलॉजी में इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 15 हमारी बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के दौरान हमने बायोडाइवर्सिटी, उसके टाइप्स, बायोडाइवर्सिटी और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड अर्थ में कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है उसकी न्यूमेरिकल डिटेल हमने देखी। आज हम देखने वाले हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी है उसकी पैटर्न किस तरह से होती है, उसकी पैटर्न क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स वी विल टॉक अबाउट द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन स्पेशल फॉर 12th साइंस स्टूडेंट। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन दिखी थी। इट टेक्स ऑल काइंड टू मेक अ वर्ल्ड, डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज है वर्ल्ड में, लाइक इंसेक्ट है, उसके बाद लाइक बर्ड्स है, लाइक मैमल्स है, देन आफ्टर बहुत सारी दूसरी भी स्पीसीज है, वो सब इकट्ठा होके पूरा वर्ल्ड क्रिएट करती है, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और डिफरेंट रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो डिफरेंट है। अब आज हम बात करने वाले हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मेन एम क्या है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी का एम क्या है। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि हम सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हमारी पूरी अर्थ है, ये हमारी पूरी अर्थ है। तो अर्थ में डिफरेंट रीजन में, लाइक ए नॉर्थ रीजन है, लाइक ए ईस्ट वेस्ट और साउथ रीजन है, ये 4 मेजर रीजन हमारे पास हमारी अर्थ के है। तो सारी जगह पे बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी मीन्स के डिफरेंट एनिमल्स की स्पीसीज है। कहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप की एक ही एनिमल की स्पीसीज मिलती है, लाइक इंसेक्ट की कितनी स्पीसीज मिलती है, उसके बाद मैमल्स की कितनी स्पीसीज मिलते हैं, उसके बाद बर्ड्स की कितनी स्पीसीज एक स्पेसिफिक रीजन में हमें मिलती है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो नॉर्थ रीजन में कितनी बायोडाइवर्सिटी है कंपैरिजन टू साउथ रीजन में, अर्थ के साउथ रीजन में कितनी बायोडाइवर्सिटी, मतलब कितने टाइप्स के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म और उसकी कितनी स्पीसीज वहाँ पे अवेलेबल है, उसकी जो न्यूमेरिकल डिटेल है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। फर्स्ट उसके अंदर है लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स मतलब जो लेटिट्यूड वाइज हमारी पूरी अर्थ है वो सेपरेट हुई है। लेटिट्यूड वाइज जो हमारी पूरी अर्थ है वो सेपरेट हुई है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो अ रेदर अनवेन डिस्ट्रीब्यूशन। जो बायोडाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में सेम नहीं है, लाइक इंडिया में बायोडाइवर्सिटी, यूएसए की बायोडाइवर्सिटी, कैलिफोर्निया की बायोडाइवर्सिटी, देन आफ्टर यूनाइटेड किंगडम की बायोडाइवर्सिटी, अफ्रीका की बायोडाइवर्सिटी, सारी जगह की बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होती है, वो सेम होती नहीं है। और वो जो बायोडाइवर्सिटी है वो लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट के हिसाब से डिवाइड हुई है। जैसे कि लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट मतलब हम जो लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट रेंज देखते हैं, लाइक 23.5 लेटिट्यूडनल नॉर्थ, 23.5 साउथ, 23 ईस्ट, 23.5 डिग्री वेस्ट। इस तरह से हम पूरी जो लेटिट्यूडनल रेंज देखते हैं उसके हिसाब से जो पूरे पूरे अर्थ में जो बायोडाइवर्सिटी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीसीज है वो सेम नहीं होती, सब जगह पे डिफरेंट होती है। तो लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट के हिसाब से हमें पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी की पैटर्न देखनी है, मतलब उसका डिवीजन, उसकी जो एक्सप्लेनेशन और उसकी जो हम ये भी कह सकते हैं कि उसके डिवाइडेशन की कोई स्पेशल एडेप्टेशन है, लाइक लेटिट्यूडनल रेंज साउथ में, वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी कंपैरिजन में नॉर्थ में, उसी लेटिट्यूडनल रेंज में नॉर्थ में बायोडाइवर्सिटी कम होगी या तो ज्यादा होगी। तो इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी मोस्ट वेल नाउ बिगिंग इन द लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड डाइवर्सिटी। इक्वेटर्स एंड पोल्स, इक्वेटर्स एंड पोल ये हमारे दो मेन, ये जो हमारे लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट है उसके जो मेन पॉइंट्स है
equators and pole. Latitudinal range of 23.5 north, 23.5 degree south. Tropics to टेम्परेचर और पोलर एरिया. हमारे पास इक्वेटर्स और पोलर रीजन है. देख सकते हैं एक रीजन हमारा ऐसा है अर्थ में लेटिट्यूडल ग्रेडियंट के हिसाब से डिवाइड हुआ. इक्वेटर, पोल्स मतलब जहाँ पे ठंडी ज्यादा है. उसके बाद एक रीजन हमारे पास ऐसा है जहाँ पे ट्रॉपिक्स और टेम्परेचर रीजन है. टेम्परेचर टेम्परेट और टेम्परेट रीजन है. तो हमारा जो पोलार्स एरिया है, जो पोलार्स एरिया है उसकी कंपैरिजन में टेम्परेट रीजन है जहाँ पे ट्रॉपिक्स मतलब टेम्परेट मतलब वहाँ पे मीडियम टेम्परेचर होगा, नहीं ज्यादा ठंडी होगी नहीं तो ज्यादा गर्मी होगी. उन दोनों की कंपैरिजन में जहाँ पे टेम्परेट रीजन है उसकी जो डाइवर्सिटी है वो मोर होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है. तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया है कि हमारा इक्वेटर्स है, हमारा जो टेम्परेट रीजन्स है वहां पे इक्वेटर टेम्परेट रीजन में 23 पॉइंट नॉर्थ टू 23 पॉइंट साउथ के रीजन में लेटिट्यूड रेंज में हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा होती है और पोलर रीजन में उसकी कंपैरिजन में बायोडाइवर्सिटी कम होती है. तो ये पूरा जो पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी की पैटर्न है. वैसे हर रीजन में हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी टेम्परेट रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी और पोलर रीजन में बायोडाइवर्सिटी कम होगी. तो ऐसा सब जगह पे होता है. यहाँ पे लिखा है कोलंबिया, देन आफ्टर न्यूयॉर्क एंड देन आफ्टर ग्रीनलैंड. एक कोलंबिया है वो इक्वेटर रीजन है, वहां पे नियरली 14,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, वहां पे 14,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, इतनी स्पीसीज कोलंबिया में इक्वेटर रीजन में पाई जाती है. न्यूयॉर्क है हमारा जो न्यूयॉर्क है उसके अंदर 41 डिग्री नॉर्थ हैज ओनली 105 स्पीसीज of birds, and then after Greenland 71 degree north only 56 species of the birds. मतलब एक ग्रीन न्यूयॉर्क एंड ग्रीनलैंड है वहां पे 71 डिग्री नॉर्थ और 41 डिग्री नॉर्थ. उन दोनों ये दोनों रीजन पोलर है. इस पोलर रीजन होने की वजह से वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी है बर्ड्स की वो कम है. न्यूयॉर्क में ओनली 105 है. न्यूयॉर्क है हमारा, न्यूयॉर्क में हमारी 105 और ग्रीनलैंड है उसके अंदर ओनली 56 है. क्योंकि ये रीजन हमारा पोलर है, न्यूयॉर्क और ग्रीनलैंड. एंड हमारा जो कोलंबिया है और टेम्परेट रीजन है, इक्वेटर रीजन है ऐसा कह सकते. तो इक्वेटर रीजन टू पोलर रीजन हम जाते हैं, इस तरह से बायोडाइवर्सिटी कम होती है. और पोलर से इक्वेटर रीजन हम जाते हैं तो इसके हिसाब से बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है कोलंबिया इक्वेटर हैज अ नियरली 14,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स नियर एज अ इक्वेटर. इक्वेटर के नियर है जो रीजन, वो रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है और इक्वेटर के डिस्टेंस रेंज में है, मतलब दूर है. न्यूयॉर्क और ग्रासलैंड है वो इक्वेटर, जो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के जो इक्वेटर लाइंस निकलती है, शायद अपने सोशल साइंस के अंदर ये इक्वेटर लेटिट्यूडिनल एंड ग्रेडियंट लेटिट्यूडिनल रेंज के बारे में आप पढ़े हुए होंगे. आई होप कि आपको ये पता है. तो डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर, अगर इक्वेटर से दूर है कोई रीजन तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी कम है. और जो इक्वेटर से पास है जो कोई एरिया तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी हमें सबसे ज्यादा दिखाई देती है. तो ये है लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के हिसाब से जो पैटर्न हुई है बायोडाइवर्सिटी. ये अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर, ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड था कि वर्ल्ड वाइड कितनी स्पीसीज है. उसके अंदर कोलंबिया, न्यूयॉर्क, ग्रासलैंड और जो हमारा लैटिट्यूडिनल रेंज है 23.5 नॉर्थ एंड टू 23.5 डिग्री साउथ, इन सब के बीच में जो न्यूमेरिकल फॉर्म है, जो नंबर्स दिए हैं, जिसकी जितनी वैल्यू दी है, आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि कोलंबिया के इक्वेटर के पास कोलंबिया में कितनी बर्ड्स की स्पीसीज है, न्यूयॉर्क में कितनी बर्ड्स की स्पीसीज है, ग्रासलैंड में कितनी बर्ड्स की स्पीसीज है. साथ साथ में भी बोल सकते हैं कि न्यूयॉर्क में कौन सी डिग्री नॉर्थ, कौन सी डिग्री साउथ
बर्ड की स्पीसीज कितनी है, तो ये भी हमें लेटिट्यूडनल जो रेंज है वो भी हमें याद रखनी है। एमसीक्यू लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देन आफ्टर इंडिया के अंदर लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या है, तो इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लेटिट्यूड्स हैज अ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। इंडिया के पास जो भी लैंड एरिया है वो सारा लैंड एरिया ट्रॉपिकल लेटिट्यूड्स में आता है। इसकी वजह से बर्ड्स की स्पीसीज वहां पे सबसे ज्यादा है। कितनी है बर्ड्स की स्पीसीज, कितनी है इंडिया के अंदर? 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। देन आफ्टर मोस्ट आईएमपी बात करता हूँ अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन। मोस्ट आईएमपी में बात करता हूँ अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plant as a forest to equal area in the temperature region like the Midwest of the USA। मतलब इंडिया का जो ट्रॉपिकल रीजन है लाइक इक्वेटर रीजन है, वहां पे जो फॉरेस्ट है वो यूएस का जो यूएस के पास ही इतनी इक्वल एरिया है। लाइक ये हमारा स्पेसिफिक मैं आपको बात कर दूं कि ये 1000 किलोमीटर के एरिया में हमारे पास 1000 किलोमीटर के एरिया में ये जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे फॉरेस्ट है। इतना ही एरिया यूएसए में है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो प्लांट की स्पीसीज है और उसके अंदर जो वेरिएशन है वो सबसे ज्यादा है। मतलब इंडिया के ट्रॉपिकल रीजन में फॉरेस्ट की जो स्पीसीज है वो 10 टाइम मोर है कंपैरिजन टू यूएसए की जो टेम्परेट रीजन है, मिड वेस्ट रीजन है। मतलब दोनों ट्रॉपिकल रीजन ही है, लेकिन बहुत सारी जो स्पीसीज होती है उसको इंडिया का जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो एडेप्ट होता है, इक्वेडर्स होता है। इसकी वजह से इंडिया के पास 10 टाइम हाई स्पेशल वेस्कुलर प्लांट है कंपैरिजन टू इक्वल एरिया इन द टेम्परेट रीजन इन यूएसए। ये भी हमें याद रखना है। इसका भी 10,000 किलो इक्वल एरिया है, 10,000 किलोमीटर्स का ही एरिया है यूएसए के पास। इंडिया के पास भी इतना एरिया है और यूएसए के पास भी टेम्परेट रीजन है, हमारे पास भी ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर्स है। तो भी हमारे पास यूएसए की कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा वेस्कुलर प्लांट की स्पीसीज अवेलेबल है। मतलब इंडिया में इतने ही रीजन में अमेरिका की कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा प्लांट की डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अवेलेबल है। देन आफ्टर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, ये पहले हमने ऑल वर्ल्ड वाइड बात की, उसके बाद इंडिया की बात की, अब हम ऑल वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे होती है, तो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी की ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में अमेरिका के जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उसको हम अर्थ के लंग्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 30 to 40% जो ऑक्सीजन है वो अकेले ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहां से मिलता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसको इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो पूरी अर्थ के लंग्स कहलाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलती है। लाइक वहाँ पे 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स की स्पीसीज है, 14,000 प्लांट की स्पीसीज है, 3,000 फिशेस की स्पीसीज है, 1,300 बर्ड्स की स्पीसीज है, 424 मैमल्स है, 427 एम्फीबियंस है, 378 रेप्टाइल्स एनिमल्स है। इतनी डिफरेंट स्पीसीज है। और साथ साथ में ये भी माना जाता है, आपको ये बता दूं कि इतनी स्पीसीज तो वहां पे IUCN जो हमने कल बात की थी कि IUCN 2004
IUNR सॉरी IUCN नहीं है, IUNR इसके हिसाब से उसमें इसके अंदर रजिस्टर स्पीसीज जो मैंने यहाँ पे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर में दी गई है, ये सारी रजिस्टर स्पीसीज है, ये सारी। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि ग्रेट जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे अभी 2 मिलियंस और 20 लाख से भी ज्यादा एनिमल्स की स्पीसीज, प्लांट की स्पीसीज ढूंढने की बाकी है, मतलब उसकी स्पीसीज को डिस्कवर करना बाकी है। इंसेक्ट की, स्पेशल इंसेक्ट की 20 लैक्स इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू डिस्कवर एंड नेम, वेट कर रहे हैं कि उसको कोई डिस्कवर करे और उसको नेम दे, तो पेंडिंग है अभी। इतनी स्पीसीज हम जानते हैं, जितना मैंने इसके पहले की स्लाइड में हमने 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट दिए थे, उसके हिसाब से मैमल्स, बर्ड, फिशिश, प्लांट्स, वर्टिब्रेट्स, इतनी स्पीसीज तो हम जानते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज है, 20 लाख जितनी, 2 मिलियन समथिंग, 20 लाख जितनी जो इंसेक्ट की स्पीसीज है अभी डिस्कवर नहीं हुई और उसके नाम भी अभी नहीं आए। उसके बाद मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इज अ सो स्पेशल अबाउट द ट्रॉपिकल दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब आप मुझे पूछेंगे कि सर क्यों ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में ही क्यों ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, क्यों पोलर रीजन में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं है, क्या उसका रीजन है? तो उसका आंसर है हमारे पास 3 मेन, उसके आंसर्स में दिया है। स्पेसिएशन, स्पेसिएशन मतलब क्या कि टेम्परेट रीजन सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, tropical latitude have remained relatively undisturbed for a millions of year। जो ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन, पोलर रीजन होते हैं ना, वो बहुत बहुत साल तक, बहुत साल तक ऐसे ही ग्लेशियर्स, मतलब वो उसका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, जो उसकी जो सॉइल है वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होता है, उसको साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है। और हमारा जो ट्रॉपिकल लेटिट्यूड्स रीजन है ना, वहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर, हजारों सालों के लिए वो जो रीजन है, उसकी जो सॉइल है, उसकी जो भूमि है, वो सब जमीन है, वो सब वैसा ही वैसा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इवोल्यूशनरी टाइम उसको जो एनिमल्स है उसको इवोल्यूशन करने का टाइम ज्यादा मिलता है। और इवोल्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हमें मिलेगी। और यहाँ पे जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन है और हमारे जो पोलार्स रीजन है, उन दोनों में हमें जो ग्लेशिएशन होने की वजह से वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो चेंजेस होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे कोई इवोल्यूशन का जो टाइम है वो मिलेगा नहीं, एनिमल्स को इवोल्यूशन का टाइम नहीं मिलेगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके बाद तीसरा एक पॉइंट ऐसा दिया है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और जो हमारा टेम्परेचर रीजन और पोलर रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, तो एनिमल्स को इवोल्यूशनरी टेम्परेचर भी उसका एक मेन पार्ट है, उसको इवोल्यूशन करने में, उसकी बॉडी में चेंजेस लाने में। उसके बाद सी नंबर के है, देर आर मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल रीजन में सोलर एनर्जी भी ज्यादा मिलती है, इसकी वजह से प्लांट में इवोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है, जबकि पोलर रीजन में और टेम्परेट रीजन में ऐसा होता नहीं है। तो ये 3 मेन पॉइंट है 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यू, ये जो 2 मार्क्स के लिए जो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक का हमारा पार्ट था, यहाँ तक का पार्ट था हमारा लेटिट्यूड ग्रेडियंट्स, यहाँ तक का हमारा पार्ट था लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमारा पार्ट से बहुत सिंपल है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज और एरिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है। बहुत सारे बच्चे को इस टॉपिक में बहुत दिक्कत पड़ती है, लेकिन बहुत इजी है बच्चे, आप इजीली
इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी आपको दिखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब भी एक्सप्लेन करता हूँ तब आपको ये अच्छे से समझ जाओगे। पहले हमें यहाँ से देखना है, एक अलेक्जेंडर वॉन ह्यूमनबोल्ट नाम का एक नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर साइंटिस्ट था। उसने सबसे पहले स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया, स्पीसीज और एरिया के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया। तो उसने क्या बताया, he gives an observed that with a region species richness increase with the increase in explored area but only up to limit। इसने ये बताया कि कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है। अब ये 2 किलोमीटर का एरिया है, 2 किलोमीटर के एरिया में हमें शायद 1000 जितनी स्पीसीज मिलती है। कितनी? 1000 जितनी बर्ड्स की स्पीसीज मिलती है। अब आप रिसर्च करते करते 2 किलोमीटर के एरिया को 4 किलोमीटर के एरिया में कन्वर्ट कर दे, दूसरे 2 किलोमीटर के एरिया को भी ले ले, तो ये जो स्पीसीज की जो रिचनेस है वो इंक्रीज होगी। रिचनेस मतलब जो स्पीसीज के नंबर से पहले कितने थे, 1000, अब शायद 2000 से भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब आप जितना एरिया स्टडी करेंगे उतनी स्पीसीज की रिचनेस है वो इंक्रीज होगी। एक इसने दिया अलेक्जेंडर ने, बट उसने एक लिमिटेशन दी, ओनली अप टू लिमिट, मतलब एक लिमिट में ही। लाइक आप फिर ऐसा कहोगे कि सर 500 किलोमीटर एरिया में कितनी स्पीसीज होगी, तो इसकी जो 500 किलोमीटर एरिया में और 2 किलोमीटर एरिया में, उन दोनों में माइनर डिफरेंस होगा, फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जो कोई स्पीसीज है उसकी डाइवर्सिटी, उस डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की एक लिमिटेशन आती है। मतलब थोड़ी ओनली लिमिट तक, एक टॉप पॉइंट पे उसकी स्पीसीज पहुंच जाए, उसके बाद उसके अंदर उसकी कोई भी डिफरेंट स्पीसीज बाकी नहीं है। लाइक जैसे कि मैं बात करूं कि बर्ड्स ने आपने 2 किलोमीटर एरिया में 5000 जितनी स्पीसीज देख ली है, तो आप 4 किलोमीटर के एरिया में देखेंगे तो वहां पे भी 5000 जितनी ही रहेगी, वो उसके अंदर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वो अपने टॉप लेवल तक पहुंच गया है, उसकी जो स्पीसीज है उसकी लिमिट खत्म हो गई है। तो ये हमारा अलेक्जेंडर वॉन ह्यूमनबोल्ट का एक सेंटेंस था। उसने ये जो सेंटेंस है उसको एक ग्राफ के हिसाब से एक्सप्लेन किया, मतलब जो एरिया है उसके साथ जो स्पीसीज है उसका क्या रिलेशनशिप है, जैसे एरिया बढ़ेगा ऐसे स्पीसीज की रिचनेस भी इंक्रीज होगी। ऐसा किसने कहा? हमारा अलेक्जेंडर वॉन ह्यूमन बोल्ट नाम का एक साइंटिस्ट था। तो आपको मैं बता दूं कि ये एरिया है, ये स्पीसीज रिचनेस है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती जाती है, लॉग लॉग स्केल बढ़ता जाता है। तो उसने एक इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन को आपको टोटली याद रखना है। लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। जेड मतलब स्पीसीज रिचनेस, जेड मतलब क्या है, हमारी स्पीसीज रिचनेस की कितनी स्पीसीज बढ़ती है। ए मतलब स्पेसिफिक एरिया, जेड मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, देन आफ्टर सी मतलब वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब जो हम कह सकते हैं कि लॉगरिथम की हेल्प से उसने एक इक्वेशन दिया जिसकी हेल्प से हम जेड वैल्यू और स्पीसीज एरिया का रिलेशनशिप के बारे में जान सके, उसके बारे में जान सके। तो एस लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। जेड मतलब स्पीसीज रिचनेस, ए मतलब एरिया, जेड मतलब फिर से स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, वो सब कह सकते हैं। सी इज इक्वल टू वाई इन इंटरसेप्ट। अब मैं बात करूं आगे, तो उसने हमारे अगले पॉइंट्स के अंदर ऐसा कहा है, तो उस पॉइंट को मैं दूसरे कलर्स की हेल्प से आपको हाईलाइट करके आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। चलिए हम ग्रीन कलर्स ले लेते हैं। यस, ओके। तो ये जेड लाइन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसकी बात में ये है कि जैसे जैसे जेड लाइन बढ़ेगी ऐसे ऐसे एरिया बढ़ेगा और ऐसे ऐसे स्पीसीज की रिचनेस बढ़ेगी, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है और इक्वेशन के जो सिंबल्स है उसके जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखना है। जेड लाइन है हमारी, तो जेड लाइन जैसे बढ़ेगी, तो जेड लाइन कब बढ़ती है उसके लिए 3 पॉइंट हमारी बुक्स में है। जेड लाइन वैल्यू फिक्स
0.1 to 0.2 ऑल रीजन लाइक यूएसए, कैलिफोर्निया। अब जेड लाइन की जो वैल्यू है वो फिक्स है, जैसे कि कोई प्लांट, कोई दूसरी स्पीसीज की बात करें तो उसकी डाइवर्सिटी में हमारी जो जेड लाइन है, स्पीसीज रिचनेस है, वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि यूएसए और कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो फिक्स होती है। वो कितनी होती है? 0.1 टू 0.2। उसके बाद जेड लाइन वैल्यू चेंज होती है, कहाँ तक चेंज हो सकती है? 0.6 टू 1.2 तक, उसके बीच में चेंज हो सकती है। और चेंज होने का रीजन क्या है? फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हो गए, मेमल्स हो गए और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, वहां पे उसकी जेड लाइन z इज इक्वल टू 1.55, यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल टू 1.55, यहाँ तक उसकी जो जेड लाइन है वो बढ़ सकती है। जेड लाइन की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। अब ये चेंज होने के रीजंस क्या है वो हम आगे देखते हैं। हमारी आगे की एक स्लाइड है, हमारा लास्ट स्लाइड है, उसके अंदर एंजियोस्पर्म लाइक प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस, उन सब में रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस and area or a wide variety of the taxa like this is a logarithmic scale and relationship show in a graphs. Angiosperms, birds, bats, freshwater fishes. In fact, the relationship between a species richness and area for a wide variety of the taxa, मतलब जो हम कोई दूसरे रीजन में चले गए, लाइक अमेरिका में चले गए, अफ्रीका में चले गए, तो वहाँ पे एरिया चेंज हुआ, लाइक उसका एरिया चेंज होता है, जैसे कि हम उसकी टैक्सा चेंज होती है, तो उसकी जो जेड वैल्यू है वो बढ़ जाती है, उसकी जो जेड वैल्यू है वो बढ़ जाती है। लेकिन हम वही टैक्सा के साथ हम पूरा कंट्री चेंज कर देते हैं, तो वहाँ पे जेड की वैल्यू सेम रहती है, फिक्स रहती है 0.1 टू 0.2। तो एक ग्राफ भी इजीली है, जेड वैल्यू के जो है 2 पॉइंट्स है, उसकी जेड वैल्यू कब बढ़ती है कब कम होती है, और ए फिक्स जेड वैल्यू और चेंज होके कितनी हो सकती है, और जेड वैल्यू कब चेंज होगी? जब एरिया चेंज होगा और वैसे ही स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी। तो ए जेड वैल्यू के डिपेंडिंग आपको एमसीक्यू किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको बताएगा कि जेड वैल्यू है 6.4, सपोज, पॉसिबल नहीं है लेकिन जेड वैल्यू 6.4 है, क्लियर? तो उसकी स्पीसीज रिचनेस के लिए 4 सेंटेंस दिए गए होंगे, उस 4 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस राइट है, कौन सा सेंटेंस राइट है, वो आपको बताना है। तो जेड वैल्यू 6.4 है, तो ऑब्वियसली एरिया भी ज़्यादा होगा और उसकी स्पीसीज रिचनेस भी ज़्यादा है। तो आप इजीली कह सकते हैं जैसे जेड वैल्यू लो उतनी उसकी स्पीसीज रिचनेस कम, जैसे जेड वैल्यू हाई उसकी स्पीसीज रिचनेस हाई। तो ये आपको याद रखना है, इजीली, बहुत इजी है, ये सारा हमारे बुक के अंदर ही दिया गया है। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे लैटिट्यूडल ग्रेडियंट हमने जो भी बात की, न्यूमेरिकल फर्स्ट पोलर एरिया की, वो सारी बात यहाँ पे न्यूयॉर्क की है, ग्रीनलैंड की है, इंडिया की बात की थी। 10 टाइम्स रीजन जो वस्कुलर जो प्लांट की जो स्पीसीज है वो इंडिया के पास टेम्परेट रीजन, इंडिया के ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा है, टेम्परेट रीजन है जहाँ यूएसए की वहाँ पे कम है। उसके बाद लार्जेस्ट ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, उसके बारे में बात की, वो सब यहाँ पे डिटेल में दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द ट्रॉपिकल दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्यों ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, उसके जो 3 रीजन थे वो भी हमने देख लिए। यहाँ पे दिया गया है ए, बी और सी, बहुत इजी है ये तीन रीजन्स। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बता दूं ए है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। जेड स्लोप के बारे में बताया गया है, आपको बता दूं एस इज ए स्पीसीज एरिया, सॉरी एस मतलब स्पीसीज रिचनेस है, ये मतलब एरिया है, जेड हमारा स्लोप ऑफ द लाइन है, जो स्लोप मतलब आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो स्लोप मिलता है वो कितने कैसा मिलता है, स्लोप मिलता है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है, जो भी स्लोप मिलता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। स्पीसीज की रिचनेस कैसे धीरे 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 बढ़ती है। उसके बाद यहाँ पे कब चेंज होती है स्पीसीज की रिचनेस, जेड की वैल्यू कितनी होती है, कब फिक्स होती है, उन सब के बारे में मैं डिस्कस यहाँ पे किया है।
उसके बाद नेक्स्ट हम ये हमारी स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती है। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, मैमल्स एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डिफरेंट कंटिन्यूस होता है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की है। तो आज हमारा यहाँ तक का टॉपिक हम स्टॉप करते हैं। अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक आप वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच। इफ एनी डाउट्स you will be anytime contact with me. I will be explain all your difficult I will be solve your all difficulty, my my greatest knowledge. Thank you very much.